हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैंने इसकी बहुत सारी वीडियोस जो है पार्ट्स में बना दी हैं। ठीक है, तो आप सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और अलग अलग वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी इस सैम्पल पेपर से रिलेटेड बनाई हुई है। आप प्लीज़ ज़रा वो देख लेना। और मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब इस वीडियो में मैं आपसे सेक्शन सी जो है ना वो करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि सेक्शन बी तक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में देख लेना सारी वीडियोस, और इंग्लिश मीडियम वाले बाकी जो पार्ट्स हैं ना वो देख लेना। तो 32 है, वाई इज द हिमालयाज कंसीडर्ड एज अ बून फॉर इंडिया। जो हिमालय है ना उसको इंडिया के लिए वरदान क्यों माना जाता है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो आप लिखेंगे हिमालय जो है माउंटेन वो इंडिया के लिए बून इसलिए है क्योंकि इसके पीछे निम्नलिखित जो है ना फैक्टर्स हैं। पहला, हिमालय जो है वो अनडिस्टर्ब बॉर्डर इंडिया को प्रोवाइड करता है। मतलब इंडिया का बॉर्डर जो है ना एक तरह से काफ़ी हद तक सेफ है हिमालय की वजह से। ठीक है, और हिमालय के जो माउंटेन है वो मॉनसून को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल हो पाता है। ठीक है, और हिमालय के जो माउंटेन है ना वो क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, क्या ओरिजिनेट करते हैं, रिवर्स को, नदियों को। मतलब बहुत सारी नदियाँ पूरे साल बहने वाली जो है वो हमें हिमालय से ही प्राप्त होती हैं। हिमालय जो है उस पर उसका जो माउंटेन है, ठीक है, उसमें बहुत से नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बोन है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद 32 में और वाला क्वेश्चन है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हैं। और यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया की फीचर पूछी गई है। ठीक है, तो मैं आपको पहला पॉइंट बता दूं कि जो ओल्डेस्ट लैंडमार्क है ना इंडिया का, जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, वो ये पेनिनसुलर इंडिया का ही है। ठीक है, और ये इग्नियस और ओल्ड क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा बता देना कि जो दो पार्ट है ना पेनिनसुलर इंडिया के, ठीक है, जो एक है साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर के, वहाँ पर ट्रायंगुलर लैंडमार्क है। ठीक है, इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटू ऑफ द साउथ। और वाइल द जो नॉर्दर्न पार्ट है ना उसको हम मिडल हाईलैंड बोलते हैं। और इसमें छोटा नागपुर प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू और मालवा प्लेटू आते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर ब्लैक सोइल भी है पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें, जिसमें कॉटन और जो आपकी जैसे मूंगफली वगैरह ना वो आप आराम से इसमें उगा सकते हैं। और क्या खास बात है, क्योंकि इसमें मसाले भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, स्पाइसेस, है ना, जैसे केरल में, कर्नाटक में। ठीक है, और जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बून है, वरदान है। पेनिनसुलर इंडिया में रिवर्स भी बहुत सारी फ्लो होते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। ये कह रहा है व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हाउ डिड दे फेस दैम। तो जब इंडिया का संविधान बन रहा था उससे पहले एक सभा थी जो संविधान को बना रही थी, तो उस समय उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो डियर आप अपनी मर्जी से अपने आप बता सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो थोड़ा मिस हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप बता सकते हैं कि इंडिया में ना, एक मैं पहला पॉइंट आपको वैसे बता देता हूँ, मतलब जरूरी नहीं है कि वो लिखे भी, तो कोई 4 पॉइंट लिखने हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना उसमें डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल थे और उनकी अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिसी थी, तो उन सबको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो उनको सोल्व किया गया। ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना वो आई थी। ठीक है, दूसरा इसका चैलेंज ये था कि पेंसिली स्टेट का, क्योंकि अलग अलग जो राजा महाराजा थे वो अलग अलग डिमांड करने से पूरी इंडिया में उन्हें शामिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फेस किया था और पूरी इंडिया की यूनिफिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद थर्ड है
कि जो मेजर चैलेंजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट के सामने और भी आए थे। सबसे बड़ा चैलेंज एक ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो इससे देश के अंदर कम्युनलिज्म ना आ जाए कि भाई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से अपने आप को ज़्यादा मानने लग गए और बेदू लड़ाई दंगे ना हो, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। ठीक है, प्रोविजन क्या क्या की जाए ताकि अच्छे से काम हो सके। ठीक है, और मेजर चैलेंज जो आया ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, वो ये था कि एक कि माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी जो देश में संख्या में कम है, जैसे जैन धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, पारसी की बात करते हैं, ठीक है, ऐसे और भी हैं। तो वो भारत के अंदर किस प्रकार से स्वाद, ईमानदारी और बहुत अच्छे से रह सके, जैसे इसमें और भी माइनॉरिटीज में लिए जाते हैं, जैसे मुस्लिम है, सिखिज्म है, तो ये इनके साथ अन्याय अत्याचार ना हो, तो क्या क्या मतलब किया जाए, इनकी लैंग्वेज, इनकी रिलीजन, इनके कल्चर बना रहे। ठीक है, तो इस समय हमारे जब संविधान बनाने पड़े थे उनके सामने ये भी चैलेंज था, तो उसके लिए भी इन्होंने स्पेशल प्रोविजन करे ताकि इनका वेलफेयर हो सके जो माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे चैलेंज थे इंडिया के सामने, और इंडिया की जो ये जो असेंबली है इसके सामने एक और चैलेंज ये था कि हमें जो देश के अंदर जो चुनाव वगैरह करवाने, वोटिंग सिस्टम करवाना है, तो हम किसको अपनाएं, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाएं। तो इस तरीके से, और अलोंग विद सम पीपल वर इन फेवर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, कुछ गांधी जी के प्रिंसिपल के लिए भी बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम है, सम और कुछ जो है वो नेहरू के व्यूज से एग्रीड थे। तो ये समस्याएं थी जो संविधान बनाते समय हमारे सामने आ रही थी। देखो, अच्छा स्कोर करना है तो आपको NCERT की बुक्स को डिटेल में डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अंदर से ही आते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सजेस्ट सम रिफॉर्म मेजर इन द एजुकेशन सिस्टम टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एजुकेशन सिस्टम में हम क्या क्या चेंज करें कि जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना एजुकेटेड पीपल का, वो खत्म हो जाए। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो एजुकेशन है, उन्होंने जो गेट किया है, तो उसके बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो क्या करें एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए? तो आप बता सकते हैं टू रिमूव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, आप ये शुरू में ऐसे स्टार्टिंग भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग रिफॉर्म्स कैन बी मेड इन द एजुकेशन सिस्टम टू रिमूव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब निम्नलिखित जो उपाय किए जा सकते हैं। पहला, टू रिमूव एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट द एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी मेड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। मतलब एजुकेशन को ऐसा बना दो कि लोगों को नौकरी मिलने लग जाए। और जो अगर हम चाहते हैं ना अनएजुकेटेड लोग ना रहें या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, तो इसके लिए हमें कोर्सेज स्टार्ट करने होंगे जिससे कि उनकी स्किल वगैरह बढ़ जाए। और अगर हम चाहते हैं ना एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना, तो हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे नई इकोनॉमिक पॉलिसी, और उसके अंदर भी इकोनॉमिक पॉलिसी में नई एजुकेशन पॉलिसी लानी होगी जिससे बच्चों का वेलफेयर हो सके और वो इस प्रकार को उन्हें एनवायरमेंट मिले कि वो एजुकेशन को अच्छे से गाइड करे और अच्छा उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। उस एजुकेशन भी ऐसी हो, ऐसी एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो उस एम्प्लॉयमेंट को गाइड कर सके जो वो चाहते हैं, डिजर्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आइडियाज बताने हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसने पूरे वर्ल्ड को जो है ना क्या जो है ना विचार दिए। तो तीन आप जानते होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तीन दिए। तो आप जब स्टार्टिंग करते तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो 1789 में हुआ था, और उस रेवोल्यूशन की वजह से बहुत से सिग्निफिकेंट चेंज आए। ठीक है, तो जो फ्रांस है ना, फ्रांस, उसने लोगों को बहुत कुछ दिया। तो अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो फ्रांस के तीन सबसे ज़्यादा जो है ना फेमस है, ठीक है, जो आइडियाज़ फ्रांस ने दुनिया को दिए हैं। ठीक है, तो पहला, उसने पूरी दुनिया को इक्वलिटी की बात करी है।
कि सबको समानता मिलनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सबको राइट मिलना चाहिए। दूसरी उन्होंने बात करी है फ्रीडम की, कि हर किसी को फ्रीडम मिलनी चाहिए और अपने जो थॉट्स या एक्सप्रेशन है वो सामने वाले के सामने मतलब पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके। तीसरा उन्होंने बात करी है ब्रदरहुड की बात करी है। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले हेडिंग डाल के ये लिखना, पहले समझो, पहले आप ये लिखना, जैसे आप पहले इक्वलिटी लिखना फिर एक्सप्लेन कर देना डीएल। ठीक है, आपके लिखा तो आप ये देख ही रहे हैं। ठीक है, मेरा मेन मकसद आपको अंडरस्टैंडिंग देने का, समझाने का है। ठीक है, वो तो आप लर्न तो करोगे ही। ठीक है, अपनी लैंग्वेज बनाकर लिख लो तो और अच्छा है, फिर मैच कर लो कि आपको कितना हद तक सही गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट फ्रीडम लिख के ये है, क्योंकि अगर ये आप टीचर ये देख लेगा ना ये वर्ड, तो आपको मार्क्स दे देंगे। तो जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन करते तो उसके अंदर आंसर में अंडरलाइन किया करो जो सबसे मेन हो, ताकि टीचर को देखे कि हाँ बच्चे में कितना है, और बच्चा खुद लेने के लिए मार्क्स पूरा पूरा मतलब मोटिवेटेड है मतलब। ठीक है, और तीसरा जो है हमें ब्रदरहुड सिखाया है, भाईचारा, कि पूरे संसार में भाईचारा हो। तो ये 3 मॉडल है जो मतलब आइडियाज हैं जो हमें फ्रांस से सीखने को मिले हैं। फिर ये कह रहा है कि 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी है ना उसकी कंडीशन कैसी थी। आप बता देना कि जो फ्रेंच सोसाइटी वो 3 क्लासेस में बटी हुई थी। पहला फर्स्ट स्टेट था, दूसरा सेकेंडरी स्टेट था, और तीसरा जो थर्ड स्टेट था। तो जो फर्स्ट स्टेट है ना, तो फर्स्ट ऑफ द 3 सोशल क्लासेस, जो शुरू के 3 सोशल क्लासेस थी ना, उसमें क्लर्की जो थे ना, क्लर्की जो चर्च के होते थे वो फर्स्ट में आते थे। ठीक है, उन्हें फर्स्ट कहा जाता था। और इस क्लास के लोगों को स्पेशल राइट मिले हुए थे बाय बर्थ। मतलब अगर क्लर्की के घर में किसी ने जन्म ले लिया तो उसको बाय बर्थ ही राइट मिल जाएंगे। जैसे स्टेट का टैक्स वो नहीं भरेंगे, स्टेट का टैक्स वो नहीं भरेंगे। ऐसे सेकंड स्टेट पे आ जाओ, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी जो है ना वो आते हैं, और ये भी काफी अच्छे थे, इनको बहुत से प्रिविलेज में मिले हुए थे, इन्हें भी राइट मिले हुए थे, जन्म से अधिकार मिले थे, और ये भी टैक्स नहीं भरते थे स्टेट का। ठीक है, और इनके पास तो फ्यूडल स्पेशल राइट था, मतलब बड़े बड़े जमीन के मालिक होते थे और लोगों से काम करवाते थे। थर्ड स्टेट की बात करूं तो 18th सेंचुरी में जो फ्रांस है ना, जो थर्ड क्लास में, उसमें आम जनमानस आता था, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट एम्प्लॉयज, लॉयर, फार्मर, आर्टिशियन, स्मॉल फार्मर, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट एक्सेट्रा। तो आप इतना बता सकते हैं, थोड़ा और आप ऐड करना चाहे तो बोल देना कि बहुत कम लोग थे फर्स्ट और सेकंड के, लेकिन इनके पास जो पूरी जो इकोनॉमी थी उसका बहुत बड़ा शेयर इनके हाथ में था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सेक्शन करवा दिया पूरा, और अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि वो केस स्टडी है तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो है ना हो जाएगी। तो वो वीडियो हिंदी इंग्लिश में दोनों देख लेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन थे ना, इससे मैंने अलग अलग वीडियो दे दी थी आपको बनाकर। ठीक है, अब आज के लिए इतना बहुत है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना चाहते तो शेयर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खूब मन लगा के पढ़ना।